गुड मॉर्निंग बच्चों। हम जो चैप्टर चल रहा था भारतीय कला का पुनरुत्थान का, जिसमें बंगाल से लिखा। बंगाल शैली या इसको हम ठाकुर शैली का नाम भी दे देते हैं कि ठाकुर शैली भी कह सकते हैं। ठाकुर शैली क्यों कह सकते हैं? जैसा कि हमने बंगाल शैली का उद्भव और विकास पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि अवनी बाबू और एवी हेवल ने मिलकर कार्य किया था, जिसमें अवनी बाबू का योगदान ज़्यादा था और उन्होंने कई शैलियों के मिश्रण से एक नई शैली का विकास किया था जो आगे चलकर बंगाल शैली कहलाई। लेकिन कुछ लोग उसको ठाकुर शैली के नाम से भी जानते हैं। यानी ठाकुर शैली से जानने वाला कौन व्यक्ति था? ये अवनी बाबू अवनेंद्र नाथ ठाकुर के नाम पर ही ये हुई थी। अब इसमें हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी कि किस प्रकार से विकास हुआ और इसमें मुख्य कौन कौन से चित्रकार थे, जिसमें 3 चित्रकारों में आपने पढ़ा भी था, नंदलाल बसु, असित कुमार हलदार और मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। ये इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी था। आज हम पढ़ेंगे आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी या इसका पूरा नाम आनंद केटिच कुमार स्वामी। इसका जन्म कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। ये श्रीलंका का मूल निवासी था, लेकिन भारतीय कला से प्रभावित होकर और भारतीय कला के लिए अपना कार्य ये चित्रकार न होकर और एक आलोचक के रूप में मुख्य भूमिका निभाई। इन्होंने कई पुस्तकों की रचना भी की थी। इसका नाम से आप अनजान नहीं हैं, इनका नाम बहुत बार आ चुका है पहले। जैसे राजस्थानी चित्रकला का विकास आपने देखा था, उसमें जो A.K. कुमार स्वामी यानी आनंद केटिच कुमार स्वामी था, जिसने एक पुस्तक लिखी थी 1916 में राजपूत पेंटिंग, वो यही व्यक्ति था। यानी इसी व्यक्ति के द्वारा और ये कार्य किया गया था। यानी ये आलोचक के रूप में मुख्य रूप से जाने जाते हैं। इनका जन्म 1877 में हुआ था। 1877 में इनका जन्म हुआ था। सन नहीं लिखनी, आपको केवल सनी लिखनी है, तारीख नहीं दी गई है इसकी। 1877 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? कोलंबो में। कोलंबो जो श्रीलंका की राजधानी, श्रीलंका का जो शहर है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। लेकिन वो भारतीय कला से प्रभावित हुए। यहाँ पर उन्होंने भ्रमण किया, पूरी कलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और उसके पश्चात इनके आलोचक के रूप में यहाँ पर उन्होंने कार्य किया। आनंद कुमार स्वामी का जन्म 1877 में कोलंबो श्रीलंका में हुआ। उनके पिता तमिल थे जो श्रीलंका में जाकर बस गए। वो एक बैरिस्टर थे, यानी वकील थे। वैसे ये भारत का ही तमिलनाडु का इनके पिता रहने वाले थे, लेकिन वो जाकर बस गए थे श्रीलंका में। तमिल जो प्रजाति श्रीलंका में भी है, तो श्रीलंका में वो जाकर बस गए और वो पेशे से वकील थे। और उनकी जो माता थी वो अंग्रेज महिला थी, यानी वकील होने थे, शिक्षित व्यक्ति थे और उन्होंने एक अंग्रेज महिला से शादी कर ली। तो उनकी माता अंग्रेज थी और पिता क्या थे? तमिल थे। आनंद कुमार स्वामी के जन्म के कुछ समय पश्चात ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी माँ उन्हें लेकर इंग्लैंड चली गई। यानी कोलंबो इन्होंने क्यों छोड़ा, श्रीलंका क्यों छोड़ी? श्रीलंका छोड़ने के पीछे कारण था कि इनके पिता जो बैरिस्टर थे, उनकी मृत्यु हो गई
और मृत्यु के पश्चात इनकी माता थी वो इनको लेकर इंग्लैंड चली गई, यानी वहीं जाकर अंग्रेज महिलाएं थी तो इंग्लैंड ले गई। और इंग्लैंड जाने के पश्चात आनंद कुमार स्वामी की शिक्षा दीक्षा भी हुई। शिक्षा समाप्त कर आनंद कुमार स्वामी श्रीलंका के एक अधिकारी के रूप में कोलंबो में नियुक्त किए, जहाँ उन्हें भारतीय कला व दर्शन के प्रति रुचि जागृत हुई। भारतीय कला दर्शन व संस्कृति के अनुराग उन्होंने भारत के निकट संपर्क में खींच लाया, यानी भारत के प्रति जो अनुराग था, यानी भारतीय संस्कृति, भारतीय जो रीति रिवाज, भारतीय कला, चाहे वो स्थापत्य कला है चाहे मूर्ति कला है, उससे वो इतने प्रभावित हुए कि उनके प्रति मोहित हो गए। और श्रीलंका में जो अधिकारी होते हुए उन्होंने वहाँ से और भारत की ओर आगमन किया, भारत में आ गए और भारत में आने पश्चात उन्होंने ग्रंथ लिखे हुए धीरे धीरे वो भारतीय कला के उत्कृष्टतम विवेचक के रूप में संसार में विख्यात हो गए, यानी पूरे संसार में एक कला के आलोचक, यानी कि उनके ऊपर पुस्तकें लिखना, कलाओं के बारे में बारीकी से जानकारी रखना, उनका विवरण देना, ये इनका मुख्य कार्य बन गया था। आनंद कुमार स्वामी ने 1908 से 1913 तक भारत की अनेक यात्राएं की, यानी 5 वर्ष तक लगातार भारत में भ्रमण करते रहे और कलात्मक महत्व के स्थानों पर भ्रमण किया, विभिन्न जानकारियां एकत्रित की, राजपूत एवं पहाड़ी शैली का निरीक्षण किया व चित्रों का संग्रहण किया। 1916 में ऑक्सफोर्ड प्रेस द्वारा राजपूत कला पर 2 सचित्र खंड प्रकाशित कर भारतीय लघु चित्रण परंपरा को विश्व सम्मुख प्रस्तुत किया। उन्होंने भारतीय कला संबंधी लेख उस समय के प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए, यानी उन्होंने भारतीय कलाओं से संबंधित जो अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए वो यहाँ न होकर, क्योंकि आनंद कुमार स्वामी इंग्लैंड का मूल निवासी बन गया, श्रीलंका में नौकरी कर रहा था, लेकिन अधिकारी के रूप में आया था वहाँ पर भी। इस कारण से वो एक अच्छे परिवार से तो थे ही थे, इस कारण से बड़ी बड़ी जो पत्र पत्रिकाएं थी उनमें भारत में जब भ्रमण किया और मुख्य रूप से उन्होंने राजस्थानी व पहाड़ी शैली, इन दोनों शैलियों से वो काफ़ी प्रभावित हुए और इन दोनों के ही लघु चित्रण थे, उनसे वो सम्मोहित हो गए और उसके ऊपर उन्होंने संपादकीय लिखे और उनको पूरे विश्व भर विख्यात कर दिया, पूरे विश्व में उन्होंने विख्यात किया। आनंद कुमार स्वामी ने लगभग 20 पुस्तकें लिखी, यानी लगभग कला के ऊपर उन्होंने 20 पुस्तकों की रचना की, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशियन आर्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया आर्ट, राजपूत पेंटिंग, डांस ऑफ शिवा, ये मुख्य पुस्तक थी। यानी ये 4 इनकी प्रमुख पुस्तकें थी जो उन्होंने कला के ऊपर लिखी थी। राजपूत पेंटिंग जो राजस्थान के ऊपर है, केवल राजस्थान के बारे में जानकारी हमें देती है, और जो ये पुस्तक एक डांस ऑफ शिवा, यानी शिव जी का नृत्य करते हुए उनके ऊपर उन्होंने पूरी पुस्तक लिखी थी, और एक लिखी थी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट, यानी भारतीय कला का परिचय। उन्होंने जो ये 3 पुस्तकें लिखी, 4 पुस्तकें लिखी, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही। अपनी पुस्तकों एवं लेखों को आनंद कुमार स्वामी ने भारतीय कला, धर्म व संस्कृति को विश्व के सम्मुख प्रस्तुत कर भारत को गौरव बढ़ाया। भारतीय कला के इतिहास में उनका योगदान असामान्य रहेगा, यानी भारतीय न होते हुए भी और भारतीय कला को प्रकाशता में पहुंचाने का, ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य आनंद कुमार स्वामी ने किया, जो आने वाली पीढ़ी भी उनको सदैव याद करती रहेगी इस असामान्य कार्य के लिए। अब इसके पश्चात आता है एवी हेवल। ये भी एक ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय न होते हुए भी और भारतीय कला की बारीकियों को देखा और पूरे विश्व के सामने उसको प्रस्तुत किया, और बंगाल शैली को विकास में एवी हेवल का महत्वपूर्ण स्थान रहता है।
एवी हेवल, जिन्होंने सबसे पहले भारत में आए थे 1884 ईस्वी में। मद्रास जो विश्वविद्यालय था, विश्व कला महाविद्यालय में उन्होंने प्रिंसिपल के पद के ऊपर अपना कार्यभार शुरू किया था और उसके पश्चात उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। भारतीय कला के विकास के बारे में लगातार सोचते रहे। कुछ समय पश्चात ही यहाँ से वो बंगाल आ गए थे और बंगाल कलकत्ता आर्ट ऑफ स्कूल में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और वो प्रिंसिपल के पद पर कार्य करना शुरू किया और वहाँ आकर उन्होंने बंगाल शैली का नया विकास किया था, यानी भारतीय कला के ऊपर उन्होंने अच्छा कार्य किया था। आधुनिक भारतीय कला के इतिहास में श्री एवी हेवल का अपना एक विशिष्ट स्थान है। उन्होंने भारतीय कला के सिद्धांतिक पक्ष को सरल, स्पष्ट और तथ्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया। हेवल ने भारतीय स्थापत्य कला, मूर्ति कला एवं चित्रों की तकनीक, पक्षों, प्रतीकों, निर्माण प्रक्रिया एवं रचना पद्धति का विस्तार से विचार प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा भी था कि यूरोपियन जो है या पाश्चात्य जो कला है वो केवल सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान कराती है, जबकि भारतीय कला है वो आत्मा, अमर, अजर है, यानी कि अपार है, बहुत बड़ी है, ये कभी नष्ट न होने वाली कला। भारतीय कला के बारे में उनके विचार बहुत उच्च थे। इस कारण से उन्होंने भारतीय कला के ऊपर काफ़ी कार्य किया। पुस्तक के मुगल शैली के संदर्भ में अभिनव से जड़ तक की प्रक्रिया एवं उपयोग में लिए गए कागजों आदि का विस्तृत व्याख्या की गई, यानी कि मुगल शैली में किस प्रकार के कागजों का, किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया था, किस प्रकार से लघु चित्रण, जर्ब यानी लघु चित्रण जो राजस्थानी और पहाड़ी शैली थी, उनके ऊपर भी उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया और उनको विश्व के सामने प्रस्तुत किया। जो वर्तमान में भी कला शिक्षकों, विद्यार्थियों, विद्वानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवं ने भारतीय कला के अनेक पक्षों में अपनी पुस्तकों और लेखों के माध्यम से विश्व के समक्ष प्रस्तुत कर भारतीय कला का गौरव बढ़ाया। सन 1896 ईस्वी में हेवल मद्रास कला महाविद्यालय के आचार्य के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने अनुभव किया कि भारतीय कला छात्र यूरोपियन कला शिक्षण प्रणाली एवं प्रभाव के कारण भारतीय कला का विस्मृत कर पाश्चात्य कला की अनुसरण कर रहे हैं। कि जब वो भारत आए और उन्होंने देखा कि भारतीय जो छात्र हैं, जो कला के छात्र हैं, वो किसका अनुसरण कर रहे हैं, जिस प्रकार से उस समय में, क्या आज भी चलन है कि हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ मुड़ते हैं, उस प्रकार की गाय करते हैं, उस प्रकार का डांस करते हैं, यानी उनकी नकल करते हैं। खाना पीना, चमचों से, कांटों से खाना खाना, या फिर उन जैसा पहनावा, तो उनकी तरफ हम आकर्षित हो रहे हैं। तो उस समय भी जो कला थी, यूरोपियन कला थी, उनकी ओर लोग आकर्षित हो रहे थे। तो उस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने भारतीय छात्रों को चेताया कि ये यूरोपियन कला है, ये कला तो केवल आपको व्यक्तिगत या सांसारिकता के बारे में ज्ञान करवाती है, जबकि आपकी जो कला है ये तो अद्भुत अपार है, आत्मा से जुड़ी हुई है। इसके बारे में आप गहनता से पढ़ें। उस समय के आलोचकों, समालोचकों एवं विदेशियों ने ने एक सच्चे कला मानज्ञ की भारतीय कला के लिए सराहनीय शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने विचारधारा प्रदर्शित की कि वास्तव में कला अपेक्षा भारतीय कलाकारों को अजंता, राजपूत, मुगल शैली को आधार मानकर कला विद्या करनी चाहिए। एवं स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि भारतीय कला आत्मा के अधिक निकट है और उसके वस्तु जगत में अपेक्षा शाश्वत सत्यता
प्रदर्शित है। उसके पाश्चात्य कला इसके विपरीत भौतिकता के निकट है, यानी पाश्चात्य कला है वो भौतिकता के निकट है, सांसारिकता के निकट है, जबकि भारतीय कला है वो आत्मा के निकट है। इस कारण से भारतीय जो कला अजंता की जो कलाएं हैं उससे तो विश्व का कोई भी व्यक्ति आता है तो उनके प्रति आकर्षित होता है, यानी कि कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आए वो उस कला के प्रति आकर्षित अवश्य होता है। तो उन चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया कि भारत में देखो कितनी कलाएं हैं, राजपूत लघु चित्र शैली देखो, मुगल दरबार शैली देखो, अजंता की गुफाओं को देखो। तो भारतीय चित्रकारों को भी कहा कि आप पाश्चात्य की ओर मत दौड़ो, आप जो आपके देश में जिस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, आपके प्रमाण हैं, उन प्रमाणों को आप आगे बढ़ाओ, उनके बारे में आप लोगों को सामने प्रस्तुत करो कि कितनी सौंदर्यता के साथ में ये चित्रांकन किया हुआ है। एवी हेवल ने भारतीय कला के पक्ष में इंडियन स्कल्पचर ऑफ पेंटिंग, इंडियन आर्किटेक्चर और आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडियन आर्ट नामक पुस्तकों की रचना की। हेवन ने अपने ग्रंथों के माध्यम से भारतीय पारंपरिक कला के प्रति विश्व का ध्यान आकर्षित कर भारतीय कला का गुणों को प्रस्तुत किया। भारतीय कला के क्षेत्र में श्री हेवन का योगदान अमूल्य है, यानी इनको ऐसे व्यक्तियों को भुलाया नहीं जा सकता है, इन्होंने कला के क्षेत्र में काफ़ी विकास का कार्य किया था। अब इसके पश्चात आता है अगला व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ ठाकुर, टैगोर बोल दो तो ठाकुर बोल दो, ये इनका आता है। ये आधुनिक भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर का नाम महत्वपूर्ण है। रविंद्रनाथ टैगोर अच्छे लेखक, अच्छे कवि, अच्छे संगीतज्ञ, अच्छे दार्शनिक होने के साथ साथ एक अच्छे कलाकार भी थे। इन्होंने अपनी युवावस्था की ओर बढ़ते हुए लगभग 67 वर्ष की आयु में चित्र बनाने की शुरुआत की थी और ये भी अवनी बाबू से प्रभावित होकर और चित्रकला की ओर मुड़े थे। यानी लेखक, कवि, इनका तो उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रीय गायन है उन्होंने ही हमारे सामने प्रस्तुत किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही जो जनगण मन हम गाते हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया था, तो यानी कि इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ था। तो हम इस बात से तो सहमत हैं कि ये एक अच्छे कवि थे, अच्छे लेखक थे, अच्छे संगीतज्ञ थे और एक अच्छे इंसान थे, अच्छे मान लो कि एक राजनीतिक व्यक्ति भी थे और दार्शनिक भी, एक अच्छे दार्शनिक भी हुआ करते थे। इनके साथ साथ में इन्होंने कहते हैं आदमी की उम्र सीखने की कोई नहीं होती है, बुढ़ापे तक बूढ़ा होता तब तक सीखता है। इन्होंने 67 वर्ष की आयु में चित्रकारी का काम शुरू किया था। चित्रकारी का काम शुरू किया था 67 वर्ष की आयु में। इनके चित्र का अलंकार लेखन से हुआ। उन्होंने लेखों एवं कविताओं में अनावश्यक शब्दों की काटछांट करते हुए उनके स्थान उन्होंने आकार देते हुए काल्पनिक रूपों में परिवर्तित कर दिया। आकार सृजन में आनंद आने पर चित्र बनाने आरंभ कर दिए और कुछ ही वर्षों में लगभग 3000 चित्र बना दिए। यानी कुछ ही समय में उन्होंने 3000 चित्रों का निर्माण किया था कि काफ़ी उन्होंने चित्र बनाए थे। रविंद्रनाथ ने कभी कला की पारंपरिक शिक्षा प्राप्त नहीं की तथा कला सहज नियमों से परे थी। उन्होंने भारतीय कलाकारों को स्वतंत्र व स्वतंत्र शैली में चित्रण करना सिखाया। रविंद्रनाथ के माध्यम से स्वतंत्रता उन्होंने रंगहीन स्याही, पेन, जल रंग आदि के चित्र बनाए, यानी कि किसी प्रकार का कोई बंधन से युक्त उन्होंने चित्र परंपरा नहीं, स्वतंत्र रूप से जो मन में आ जाता उस प्रकार का चित्र वो बना देते। किसी शैली का अनुसरण उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनके जो चित्र थे वो बंगाल शैली में मिलते हुए थे। और चित्रों में रंगों का प्रयोग भी कभी जलीय रंग का प्रयोग कर देते, कहीं स्याही से उन चित्र को वो रंग देते, कभी पेन से बना के उस चित्र को छोड़ देते। उस प्रकार के चित्र उन्होंने बनाए थे। रंगों की कभी तुलिकाओं तो कभी हाथ से कपड़े से लगा दिया, कभी कभी फूल पत्तों को
रगड़कर ही रंगीन प्रभाव प्रस्तुत कर दिया। यानी फूल पत्ते, फूल है, कोई लाल फूल है, वो चित्र के ऊपर रगड़ दिया तो चित्र लाल बन गया। हरा पत्ता है, उसको रगड़ दिया, हरा रंग आ गया। कभी कपड़ा रख के उससे कपड़े से चित्र बना दिया। यह नहीं कि ब्रश लिया और ब्रश से तुलिका से उन्होंने चित्रों का निर्माण या रंगने का कार्य किया। रविंद्र बाबू के चित्रों में अनगढ़ आकृतियां, चेहरे, पेड़ पौधे बहुतायत से बने। रविंद्रनाथ के चित्रों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रदर्शनियां हुई, उनको विश्व विख्यात बना दिया। रविंद्रनाथ के चित्रों में स्वप्निल आकार रहस्यात्मक रूप में बनाए दिखाई देते हैं। यानी जो सपने में जिस प्रकार का चित्र आता है उसी प्रकार के चित्र उन्होंने आम जनता के सामने प्रस्तुत कर दिए और प्रदर्शनियां भी लगाई। इन चित्रों में गहरे रंगों की अधिकता रही। कभी कभी अपने दृश्य चित्रों में गहरे रंगों के साथ चमकीले रंगों का प्रयोग भी उन्होंने किया। रवि बाबू एक प्रयोगवादी कलाकार थे। उन्होंने कला की परंपरा को नियमों के आदर्शों से मुक्त कराते हुए आत्म व्यक्ति शासक माध्यम बनाया। इसलिए उन्हें आधुनिक भारतीय कला के प्रेरणा के रूप में भी माना जाता है। यानी उन्होंने भारतीय कला को आगे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाने का कार्य किया। रविंद्रनाथ के चित्र प्राय शीर्षक विहीन है। उन्होंने चित्रों को शीर्षक नहीं दिए, लेकिन माँ और शिशु चित्र स्वतः ही अपने शीर्षक को चित्रांत करता है। यानी एक माँ है, वो अपने शिशु को पास में लिए हुए बैठी है, तो उस वैसे शीर्षक नहीं दिया। किसी चित्र को बनाया तो ये नहीं लिखा ये फला चीज़ का है, ये वर्षा ऋतु का है, या फलान का है, दिक्कत का है। उन्होंने किसी का कोई शीर्षक नहीं दिया था, चित्र बना के छोड़ दिया। तो एक जो चित्र है वो अपना आप ही शीर्षक दे देता है कि माँ है, उसके गोद में शिशु है, तो माँ और शिशु, ये चित्र उन्होंने अपना दिया जाता है। चित्र में सर्वरेखीय शैली की एक स्त्री बच्चे के आकार दिखाई देते हैं। स्त्री का चेहरा बच्चे पर झुका हुआ है, हल्की रेखाओं को स्त्री का चेहरा बनाया गया है। इस चित्र स्त्री में एक स्त्री का झुका हुआ चेहरा बना, स्त्री का केवल मुख एवं हाथ दिखाई दे रहा है, शेष शरीर वस्त्र से ढका है। चित्र में पीले व भूरे रंग का प्रयोग किया गया है, यानी कि केवल उसके चेहरे को दिखाया गया है, अन्य पर पूरे पर कपड़ा उड़ा दिया, उसके अंगों को प्रदर्शित नहीं किया गया है। इस प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर ने भी भारतीय कला के क्षेत्र में अपना अद्वितीय योगदान दिया था। अब जो 3 और चित्रकार बचे हैं वो हम अगले वीडियो में कर लेते हैं। जय हिंद।